नमो रियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सर्वसारं एषु पञ्चनमुखारं सर्वपापप्रणाशं मङ्गलाणं च सर्वेसिं परमं हवै मङ्गलम्। जय जगजीव जोनि वेयाणो जगगुरु जगानंदो जगनाहो जगवंतो जय जगप्रियानमो भय जय सुयाणप तीर्थयराणम अपचिमोदयम् जय गुरुलोकानां जय महप्पा महावीर वंदे माय समाभागम् महावीरं महामुनि अमर नरराय मह्यं चरमतीर्थयरम्निमसति प्रणाशाय सर्वाभिष्टार्थदाय सर्वलब्धिनिधान श्री गौतम स्वामिने नमः। श्री सुधर्मा स्वामिने नमः। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जैन आहार एवं आयुर्वेदिक की इस कक्षा में आप सभी महानुभावों का हार्दिक स्वागत है। पूर्व कक्षा में हमने एक शरीर की संरचना के माध्यम से यह जान लिया था कि हमें आहार किस प्रकार से लेना चाहिए और आहार किस किस प्रकार से हमारे शरीर में क्रिया करता है और किस प्रकार से वह पाचन की ओर बढ़ता है। और हमने ये भी जान लिया था कि हमारे आहार के अंदर हमें मात्र स्वाद के लिए आहार नहीं लेना है। हमने पहले की कक्षा में ये जान लिया था कि हमें इस प्रकार का आहार लेना चाहिए जिसमें उसके मूल तत्व छुपे हों, जो शरीर के लिए आवश्यक तत्व हैं वह सभी हमारे आहार के अंदर हों। ये हमने पूर्व कक्षा में जान लिया था। साथ में हमने यह भी जाना था कि हमारी जो जैन आहार पद्धति है वह हमारे जीवन के लिए, हमारे शरीर के लिए कितनी महत्वपूर्ण है, कितनी कार्यकारी है, वह हमने पूर्व कक्षा में जाना था। उसी को आज विशेष रूप से जानने के लिए मैं महाराज साहब से निवेदन करता हूँ। आदरणीय महाराज साहब, अपनी कक्षा पर। क्योंकि शरीर जो जिस प्रकार का है हमारा, अब आप पहले इसको शरीर को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर शरीर जो बना हुआ है, अब शरीर की मुख्य प्रकृति क्या है सर? ये शरीर कैसे चल रहा है, शरीर की प्रक्रिया किस प्रकार से चल रही है, ऑल टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज जो शरीर की चल रही है। लेकिन एक बात हम अलग से जब समझेंगे तब आपको ये भी ख्याल आ जाएगा कि इस शरीर के अंदर मुख्य रूप से जो करता है वो तो इसकी आत्मा है। अब वही शरीर चला रही है और शरीर जो बना रही है तो शरीर को बनाना है। देखिए, ऐसा तो नहीं होगा कि आप ये मत सोचना कि आत्मा शरीर को बनाती है कि शरीर आत्मा को बना रहा है। बोलिए, कौन किसको बना रहा है? रेखा बेन जैन बोलेंगे। हाँ जी, रोहित जी गांधी बोलिए। जिनको भी बोलना है वो अनम्यूट करके जल्दी बोलेंगे, समय भी बचना चाहिए। हाँ जी। आत्मा हमारे शरीर को नाम कर्म के अनुसार बनाती है। अच्छा, वेरी गुड, आपको बहुत इनाम, अच्छा फर्स्ट प्राइज आया।
देखिए, आत्मा सर्वप्रथम, आत्मा कहो कि जीव कहो, आत्मा जो है माता के गर्भ में प्रवेश करती है। गर्भ में प्रवेश करके सीधे ही वो माता की तरफ से आहार लेगी, आहार लेते ही शरीर बनाएगी। ये उसकी प्रक्रिया है, प्रोसेस चलती है। तो आत्मा को ही शरीर बनाना है, लेकिन अब बनाने के लिए उसके पास अपनी कर्म प्रकृतियां होनी चाहिए, वो है नाम कर्म में। तो नाम कर्म का काम ही है कि जो अंदर रखती है तो वो शरीर बनाएगी ना। अब शरीर बना तो लिया, शरीर बनाने में उसको 9.5 महीने का समय लगेगा। धीरे 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 एक एक अंग उपांग शरीर के हर चीज बनते जाएंगे, सभी अंग बनेंगे, एक के बाद एक क्रमशः बिल्कुल व्यवस्थित बनते जाए। अब क्या करेंगे, नाम कर्म जब बनाएगा तो दूसरे कर्म बीच में आकर कहेंगे भाई साहब ये तो ऐसा करके आया, ये ज्ञान की आसाधना करके आया, ये ज्ञानियों की आसाधना करके आया, ये ऐसी विराधना करके ऐसे कर्म बांध के आया। तो वो जाकर के अपनी तरह से नाम कर्मों को कहेंगे साहब यहाँ सब इसका सब कुछ बनाना है, तो ये नाम कर्म है। अब वो कहेंगे साहब आंख मत बनाओ, कान मत बनाओ, नाक मत बनाओ, मूंगा रखो, बहरा रखो, इसको मतिमंद रखो, ब्लाइंड रखो, मेंटली रिटायर्ड रखो। तो वो सारे कर्म के हिसाब से अलग है। मैं आपको सबको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन द टू लर्न दिस कर्म फिलोसफी, यू कैन अटेंड द अनदर क्लासेस ऑफ जैन कर्म थ्योरी। तो वो आप पढ़ेंगे, अटेंड करेंगे तो साइमल्टेनियसली उसका भी होगा, और उसका भी अभ्यास होना चाहिए। अब चलो ये क्या हुआ, अब यहाँ पर हम तो इसको प्राधान्यता दे रहे हैं। अब जो भी जैसा भी है, शरीर तो शरीर के रूप में है, अभी आत्मा की बात हम उसमें करेंगे। तो यहाँ पर ये बात जब आ गई कि आप शरीर बना रहे हो, अब शरीर को चलाना है, तो इस शरीर की अपनी जो सिस्टम है वो किससे चलती है साहब? तो इसके लिए शरीर की जो है प्रकृति मुख्य रूप में काम करती है। आप क्या कहेंगे, प्रकृति मतलब व्हाट टाइप ऑफ द नेचर ऑफ दिस फिजिकल स्ट्रक्चर, तो बॉडी का। अब ये प्रकृति अभी इसके अंदर जो है ये 3 प्रकार से बताई है। अब वात प्रकृति है, पित्त प्रकृति है और कफ प्रकृति है। अब ये 3 इसके साथ जुड़े हुए अनिवार्य रूप से है ऐसा। तो वात पित्त कफ से ही शरीर की रचना होनी है, ये भी बात निश्चित है। चलेगा तो जो मेटाबॉलिज्म सिस्टम है वो वात के साथ चल रही है सब। अब वो आपकी व्यवस्थित है कि नहीं, माता के गर्भ में बालक ने भी अपना शरीर बनाया है, तो बरोबर उसके अंदर भी उसकी वात पित्त कफ की प्रकृति बनती जाएगी। अब माँ की जो प्रकृति है वो माँ की रहेगी, बालक की जो बनेगी क्या माँ की प्रकृति से प्रभावित होगी? 50% तो जरूर होगी, फादर की तरफ से, या जिनके हेरिडिटिकल जो है वो भी साथ में लेकर आएगा। लेकिन एक संरचना है, ये संरचना जो चलने वाली है वो इन तीनों से चलने वाली है। तो आज हम पहले ये समझ लें, ईच एंड एवरी पर्सन, not only the person but all the animals, even all the birds, even all the living creatures on the earth, those who are living on the earth, so वात पित्त कफ ये तीनों सबके लिए एक शरीर का काम कर रहे हैं। अगर आप रोटी खा रहे हो, खाना खा रहे हो, वो अंदर उतर रहा है, स्टमक में जा रहा है, वहां से इंटेस्टाइन में जा रहा है, वहां से एब्जॉर्प्शन हो रहा है, वहां से लार्ज इंटेस्टाइन में जा रहा है, तो उसकी सारी प्रक्रिया जो है वो बिल्कुल वात प्रकृति वायु के आधार पर संरचना है, तो चल रहा है। इसलिए अष्टांग हृदयकार है, चरक संहिता में ऋषि मुनि है, या वाग्भट्ट ऋषि जी है, धन्वंतरी है, ये बड़े बड़े धुरंधर जो है आयुर्वेद के जनक महात्मा, इन्होंने अपनी तरह से 3 विभाग के अंदर शरीर का डिवीजन कर लिया है। इसलिए जब भी देखेंगे, आपने सुना है जिनको नाड़ी वैद्य कहते हैं, मतलब क्या, नाड़ी वैद्य ये 3 अंगुलियां उन्होंने ली, वात पित्त कफ, अब तीनों को यहाँ टच करेंगे, अब उनको समझ में आएगा वात पित्त और कफ के हिसाब से वो कोशिश करेंगे समझ।
और इसीलिए हम कहते हैं कि प्राचीन काल के अंदर और आज भी, जिसको हम कहते हैं नाड़ी वैद्य, तो नाड़ियों से आपका अपना शरीर बरोबर समझते थे और नाड़ी देखकर डायग्नोसिस प्रॉपर करते थे। तो उनको करना क्या है, वात पित्त और कफ। हाँ जी, करेंगे आप सभी। राइट हैंड अप करिए और ये 3 अंगुली सामने रखिए, राइट हैंड। हाँ जी, लेफ्ट हैंड सामने रखिए, लेफ्ट हैंड को, और ये 3 अंगुली ऐसे देखिए। ये हो गई वात पित्त कफ, ये हमने रखी। यहाँ पर वायु है, पित्त है और कफ है। अब ये तीनों को आप अपने यहाँ पर जो है रखिए, कलाई जो होती है, हाथ की कलाई। अब जिनका राइट हैंड का अभ्यास हो वो राइट हैंड से, जिनका लेफ्ट का अभ्यास हो वो लेफ्ट से, एज यू लाइक। कोई लेफ्टी होती है, कोई राइट वाले होते हैं, जिनको जिस तरह से करना है। तो ये प्रमाण देख लो वात पित्त और कफ का। अब आपने ये अल्नर नर्व्स यहाँ पर चल रही है साहब, यहाँ से, तो ये अल्नर नर्व्स जो चलती है, तो यहाँ पर आपने रखा। अब एक करिए एंड फील द व्हाट टाइप ऑफ बीटिंग हियर इन द अल्नर नर्व्स। यहाँ जो ये नस चल रही है उसकी धड़कन क्या है, अब उसकी धड़कन को आप मापने की कोशिश, फील करिए, पहले अनुभव तो करिए आप। हाँ जी, रेज योर हैंड्स हु हैव दैट काइंड ऑफ फीलिंग्स। जिसको भी थोड़ा सा भी कुछ फीलिंग्स हुआ, देन यू कैन रेज योर हैंड्स, अदरवाइज नो। देखा बहन, आपको हुआ कुछ, पता चला है? जी ऐसे नस चल रही है, उसमें ब्लड चल रहा है, ऐसे पता तो चल रहा है, बट एग्जैक्टली वो क्या है पता नहीं, समझ में नहीं आया। बस बस इतना। आपको सेंसेशन में क्या आ रहा है? तो धड़ फिर ब्लड पास हो रहा है, धड़, हाँ, धड़ 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 पास हो धड़ रहा उतना समझ में। ऐसे जैसे हार्ट पर होता है, हार्ट के चलता है तो हार्ट के ऊपर कैसा धड़ 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 धड़। बस इसी को डॉक्टर लोग स्टेथोस्कोप से लगा करके देखते हैं, और आपने ये लगा कर देख लिया। अब इसका थोड़ा दिन अभ्यास करते रहना, थोड़े दिन अभ्यास करेंगे फिर आपको लगेगा। ये देखो, आप कलाई इसको बोलते हैं, और ये अल्नर नर्व्स यहाँ जा रही है, ये अल्नर नर्व्स यहाँ पर जा रही है। ठीक यहाँ पर एक अंगुली, फिर एक का गैप, दूसरी अंगुली, फिर एक का गैप, अलग अलग डिस्टेंस पर आप रख करके वहां पर हल्के से, कोई जोर से दबाने की जरूरत नहीं है, आप हल्के से रखेंगे और फिर यू विल फील दैट। हाँ जी, आपको अनुभव होगा। थोड़ी सी अगर अनुभव में अंगुली आगे पीछे करनी पड़े तो कर लेना, लेकिन आपको अनुभव क्या होगा, दर 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 क्या वाइब्रेशन जो हो रहे हैं, तो आप जो है बरोबर वाइब्रेशन को फील करेंगे। अब ये जरूर है कि जो बहुत मोटे ताजे ज्यादा होंगे, उनकी फैट बहुत ज्यादा होगी, तो उनको तकलीफ जरूर पड़ेगी, थोड़ी तकलीफ तो रहेगी, लेकिन फिर भी जो है, अब ये यहाँ पर नस चलती है, यहाँ पर नस चलती है, इधर पैर की एड़ी के पास में नसें चलती है। अब कहीं पर भी इसको टच करके अनुभव किया जा सकता है। तो ये आपको जब अनुभव होगा, अब इसके बाद इसकी स्टडी होती है। अब ये वायु की नाड़ी कौन सी है, पित्त की कौन सी है, कफ की कौन सी है, तो इसमें प्लस में चल रही है, फास्ट में कौन सी चल रही है, स्लो वाली कौन सी चल रही है, और स्लो वाली कौन सी चल रही है, इनका आपको अभ्यास करने के लिए नाड़ी विज्ञान का ग्रंथ है, नाड़ी शास्त्र बोलते हैं उसको, बहुत बड़ा ग्रंथ है, और साल भर लग जाता है लोगों को, कई साल लग जाते हैं, और फिर जाकर के उनको जो है स्टडी होती है, तो वो मास्टर बन जाते हैं साहब। बिल्कुल आपकी नाड़ी लगाकर आपको देखकर कह देते। अब क्या कहेंगे वो,
आपका वात प्लस में है, पित्त माइनस में है, कफ माइनस में। या तो कभी कहेंगे पित्त आपका प्लस में है, माइनस में ये चल रहा है, या कभी कहेंगे पित्त कफ माइनस प्लस में है, वात माइनस में चल रही है सर। कभी आपको ये कहेंगे साहब वात और कफ दोनों प्लस में चल रहे हैं, पित्त माइनस में चल रहा है। कभी ये कहेंगे कि वात और पित्त दोनों बिगड़े हैं, कफ नहीं बिगड़ा है साहब। ये सारे जो है एक एक व्यक्ति के हिसाब से अलग अलग डिवीजन निकालने पड़ते हैं साहब। वो जो एक्सपर्ट है तो उन्होंने अपनी तरह से सबके अलग अलग निकालेंगे साहब। अब कम ज्यादा बिगड़ जाती है, तीनों आपकी प्लस में हो जाए और ज्यादा जो है वो बढ़ जाए, तब समझ लेना भाई साहब बीमारी बहुत भारी है। क्या लगेगा? समावस्था स्वस्थता, एक शब्द वाक्य लिख लेंगे आप सभी। कांति भाई बोलू मैं, लिख लेंगे आप सभी। समावस्था स्वस्थता, वात पित्त कफ तीनों की समावस्था हो, उसी को स्वस्थता कहते हैं। और सिंपल मैंने आपके लिए कर लिया है, बहुत आसानी से आप समझ सकेंगे। हाँ जी नरेंद्र जी, अब इसका अपोजिट सेंटेंस बना सकते हो। बोलिए साहब, बना सकते हैं कोई? हाँ बोलो रेखा बहन, बोलिए। जल्दी करिए। काश्मीरा जी आप बोलिए। इतना टाइम चला जाता है। बोलिए कांति भाई, बोलो। सर जी अभी अनम्यूट हुआ मेरा। वात पित्त या कफ में से किसी की भी अवस्था प्रॉपर न रहने से समावस्था नहीं रहेगी। चलो अब वो भी लिख लो, मैं बहुत लंबा भी नहीं लिखना है, शॉर्ट में लिखना है। विषमावस्था अस्वस्थता। थोड़ा क्या है, अच्छा है ना, संस्कृत क्या है, संस्कृत शॉर्ट फॉर्म वाली लैंग्वेज है, शॉर्ट फॉर्म के अंदर जल्दी समझ जाएंगे। दो शब्द तो आपको याद रह ही सकते हैं साहब, तो इन दो शब्दों के अंदर आपको अच्छी तरह से समझ लेना है कि इन दो शब्दों में आपने ये आज सीख लिया है, क्योंकि आप सीख रहे हो अच्छी तरह से। नंबर एक जो है ये है समावस्था। वात पित्त कफ तीनों की एक सरीखी समान अवस्था रहे, लेवल में रहे, बैलेंस में रहे, वो है आपकी स्वस्थता या निरोगीता। ऐसा एज यू लाइक दोनों शब्द है। अब इसका अपोजिट सीधा क्या होगा? ये आ गया विषमावस्था। है विषमावस्था अस्वस्थता। मतलब वात पित्त या कफ तीनों की विषम अवस्था हो गई, समान नहीं है, बैलेंस नहीं है, कम ज्यादा है, ये विषम अवस्था हो जाना, यही अस्वस्थता। अस्वस्थता को रुग्णावस्था, रोगी अवस्था ये होती है। तो इसको रोगी अवस्था कहते हैं, इसको निरोगी अवस्था कहते हैं। अब आप तीनों समझ गए, वात पित्त कफ तीनों का इक्वल लेवल, इक्वल बैलेंस हो, चाहे शरीर किसी का भी हो, छोटे बच्चों का हो, माता जी का हो, बहन जी का हो, या बड़ों का हो, या किसी का भी हो, कोई भी हो, शरीर सबका शरीर ही है। इसलिए वहां पर इसको अवस्था से, उम्र से,
स्त्री पुरुष से किसी के साथ नहीं जोड़ा है। तो काहे, क्योंकि सबके शरीर में प्रकृति तो यही है, शरीर के अंदर तो यही है। अब इसके अंदर विषम अवस्था हो जाए, ये विषम अवस्था है, ख्याल है। अब ये विषम अवस्था है तो समावस्था ये है, पहली है कि भी तीनों का लेवल एक सरीखा हो। अब ये तीनों एक सरीखे लेवल में हो, वात पित्त और कफ, तो क्या होगा, न तो शरीर में वायु बढ़ा है, न शरीर में पित्त बढ़ा है, न कफ बढ़ा है। इक्वल लेवल पर अगर तीनों एक साथ में एक सरीखे एक जैसे हो, जब भी हो, आप किसी उम्र में हो, किसी उम्र के शरीर में हो, तब आपका लेवल अगर है तो आप बिल्कुल अपनी तरफ से बिल्कुल सही हो। तो ये आपको देखना है। ऐसा आ गया ख्याल में, ये आपको समझ में आ जाएगा यहाँ पर। अब क्या होगा, ये विषमावस्था आ गई, ये सारी अलग अलग विषम अवस्था है। यहाँ हमने जो प्लस माइनस सबके अलग अलग दिए हैं, ये विषम अवस्था है, कम ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा। कभी वायु ज्यादा हो जाती है, कभी पित्त कम हो जाता है, कभी पित्त ज्यादा हो जाता है, कभी कफ कम, कभी कफ इतना बढ़ जाता है तो बार बार नाक से कफ ही निकलता रहता है, बार बार नाक से कफ ही निकलता रहता है। बड़े परेशान हो जाते हैं लोग, खा नहीं सकते हैं, पी नहीं सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं, क्या करें, हर बार उनका कफ ही निकलता रहता है, बड़े परेशान रहते हैं। कई बार पित्त इतना बढ़ जाता है कि पित्त सिर पर पहुंच जाता है, माइग्रेन हो जाता है, वो पित्त सिर पकड़ के रखता है। और आजकल तो सब टीवी का जमाना है, फटाफट टीवी पर एडवर्टाइज देख ली, हाँ साहब हेडेक एस्प्रो, हेडेक एनासिड, हेडेक। अब ये लोगों ने जो है आपने जो कर लिया है, और वो बरसों से कर रहे हैं, बरसों बीत गए, जब भी सिर दर्द हो लेते रहो, जब भी सिर दर्द हो लेते रहो। ये गलती है साहब। लेकिन ये जब है कि आप अनुभव कर तो रहे हो ना, तो मतलब क्या हुआ, बैलेंस आपका नहीं है साहब। You can just self-justify for your own the self-diagnose. You can diagnose yourself that what type of percentage of the Vata, Pitta and Kapha. This is the air, this is acid, and this is Kapha. The air, it is, if it is in the excess form of the body, गैसेस पास होते रहेंगे, या तो ऊपर से गैसेस डकारों के अंदर आएंगे या गैस पास होते रहेंगे। अब ये जो है बार बार अतिरेक हो जाए, समझे कि नहीं। लेकिन ये क्या है, पहले ये समझ लो, दिस इज द लैंग्वेज ऑफ बॉडी। आपको समझना चाहिए व्हाट टाइप ऑफ लैंग्वेज ऑफ द बॉडी, व्हाट द बॉडी सेज इन इट्स ओन लैंग्वेज। इफ यू विल नॉट अंडरस्टैंड इट इन प्रॉपर वे, शरीर आपकी किस भाषा में जवाब दे रहा है, प्लीज लिसन द लैंग्वेज ऑफ बॉडी आल्सो। आप भोजन करने बैठे हैं, चालू भोजन है, डकार आ गई, नाउ द बॉडी इज गिविंग यू द सिग्नल, प्लीज स्टॉप, डोंट ईट नाउ। योर बॉडी इज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट आउट ऑफ दिस कम लिमिट। अब जैसे इफ यू आर ड्राइविंग द कार ऑन द रोड, very first it will give you the yellow color, then it will give you the red color. अब रेड कलर हो गया है, प्लीज स्टॉप द कार, ड्राइविंग करना रोकिए, नहीं तो आगे एक्सीडेंट हो जाएगा। तो वहां की लैंग्वेज जब आप रोड की समझ सकते हो, क्योंकि वो भी आपको सिखाया गया है। जब आपको ड्राइविंग सिखा रहे थे लर्निंग स्कूल के अंदर, तब आप लाइट को समझ करके बरोबर समझ गए, तब जाकर के आपको ड्राइविंग लाइसेंस दिया गया है साहब। जैसे ही लाइट देखोगे आप गाड़ी को रोकोगे, और रोकने के पहले आपको एक चांस दिया जाता है, स्पीड कम करिए, ताकि एक येलो कलर आता है, धीरे धीरे आप कम करके रोकिए। तो क्यों हम शरीर की लैंग्वेज नहीं समझ सकते? शरीर भी तो अपनी भाषा में जवाब तो देता है ना। जब आप भोजन कर रहे हैं, खाते जा रहे हो खाते जा रहे हो, तो अपना पेट है साहब, अब इतना पेट है, जब वो भर गया तो वो गैसेस ऊपर फेंक रहा है, क्योंकि बाहर से ज्यादा अंदर आया, प्रेशर हुआ तो गैस बाहर फेंकी। अब गैस बाहर फेंकी तो ऊपर से गैस आई तो बड़ी आवाज में डकार आ गई।
प्लीज स्टॉप नाउ, डोंट ईट मोर। अब आप स्टॉप ईटिंग। अब आपको ये शरीर बोल रहा है, लेकिन लोग सुनते ही नहीं है शरीर की बात। तो शरीर की बात सुनना तो हमने आदत ही नहीं डाली है साहब। नहीं नहीं साहब, अभी तो ये मेहमान हमको जो है और खिला रहे हैं। ये मेहमान तो हमारी मनपसंद की चीज दे रहे हैं साहब। चलो दो और ही सही। तो फिर जैसे ही आपने अतिरेक करना शुरू किया तो फिर दूसरी डकार बोल रही है, अरे अभी तो रुको। सेकंड चांस दे रहे हैं। शरीर कह रहा है अब तो रुको, अब तो रुक जाओ, समझे, ओवर मत करो। लेकिन वो कहता है अब तो पानी पूरी दे रहे हैं हमको, अब तो ये आइसक्रीम दे रहे हैं। अरे अरे अरे, तब शरीर लास्ट वार्निंग देता है, भाई साहब अब थर्ड डकार, लास्ट डकार है, अब तो भूल से मत खाना। लेकिन अब मानने वाले थोड़ी होते हैं। अरे नहीं, हम तो अभी शादी में गए हैं ना, किसी के रिसेप्शन में गए हैं, हमने भी तो कवर दिया है ना वहां पर, तो कुछ वसूल तो करके आए साहब। अब मानसिकता ऐसी बन जाती है तो लोग क्या करेंगे, सोचिए आप। तो ऐसी स्थिति में वो सामने से बीमारियां ला रहे हैं। तो समझ लेना चाहिए भाई साहब, शरीर पर अत्याचार कर रहे हैं, अपने शरीर पर जो है अतिरेक कर रहे हैं, ये गलती हो रही है। तो फिर जो है शरीर को आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल, जब शरीर मार सहन करेगा तब ज्यादा हो जाएगा, तब जाकर बीमारियों के सिम्टम बता देगा। अब आपको चलना रोकेगा, अब आपको फीवर कर देगा, अब आपको और कोई बीमारियां कर देगा। भाई साहब रुक जाओ, अब तो समझ जाओ, अब तो समझ जाओ। अब मनुष्य ऐसा है कि बस वो एक्सट्रीम स्टेज आने के बाद ही रुकता है। शरीर भलाई से एक सिग्नल देता है, तब तक नहीं समझता है। कभी आपको एसिडिक कंडीशन पड़ रही है, छाती में जलन हो रही है साहब, अब रात को सोते हैं तो उठ कर के बैठना पड़ता है, यहाँ से सब जल जाता है, अंदर से दाह होता है, जिसको दाह कहते हैं। तो वो शरीर कह रहा है भाई सब मेरी भी तो सुनो कुछ, क्योंकि वायु जो है वो गैस जो है गतिशील है, पित्त ज्वलनशील है, कफ ठंडा है। सबको समझने की कोशिश करिए था। तो पित्त कहाँ है, लीवर से स्टमक में आता है। अब लीवर से स्टमक में आएगा तो इतना ही अंतर है, डिस्टेंस, उसको इतने पोर्शन में फूड पाइप में जब वो रिफ्लेक्स होता है तब सारा ही जल जाता है अंदर से। इतना दाह पैदा होता है, इतना दाह पैदा होता है। वो कह रहा है कि आप कुछ गलती कर रहे हो, समझो, आप कुछ गलत खा रहे हो, समझो। लेकिन वो कहता है मैं क्या करूं, मेरे को तो मिर्ची का भजिया पकोड़ा ही पसंद है। अब मिर्ची का पकोड़ा खाना है, मिर्ची का भजिया खाना है सब। और फिर वो बोलते हैं कि इतना लाल लाल मेरे को भाता है, मेरे को तो कम भाता ही नहीं है साहब, मेरे को तो ऐसा भाता है। फिर शरीर जो है वो रात को परेशान करेगा, सोने नहीं देगा, नींद में से खड़े करेगा, बैठो। अब वो बैठ बैठ करके रात निकाले, फिर उठेंगे, फिर थोड़ा पानी पिएंगे, फिर उठेंगे। और कुछ लोग तो इतने समझदार हैं, इतने समझदार हैं कि सिर दर्द होता है चाय पियो, सिर दर्द होता है चाय पियो। अरे वो सामने से ही शरीर कह रहा है भाई साहब क्या कर रहे हो, आपने इतनी ओवर चाय कर दी, उसी के कारण तो पित्त सिर पर पहुंच रहा है। और ये भाई साहब उससे और उल्टा चल रहे हैं। जब वो शरीर अपनी लैंग्वेज में जवाब दे रहा है और फिर आप उससे उल्टा चल रहे हो। अब क्या करें भाई साहब, कैसे करें। तो शरीर की लैंग्वेज को समझना बहुत जरूरी है। लेकिन लोग अधिकांश 95% लोग पराए घर में मेहमान के रूप में खाने के लिए जाते हैं, शादियों में जाते हैं, तो खाने के लिए इतने पागल हो जाते हैं, इतने मतलब अपने अपने आप को रोक नहीं पाते हैं। और फिर वहां तो स्टॉल लगे होते हैं 50,000 के। अरे जिनके घर की शादी है ना, उनको तो अपना पैसा दिखाना है, उनको तो प्रदर्शन करना है, आपको खाने वाले को तो समझना चाहिए कि नहीं था। लेकिन लोग जो है वही बड़ी गलती करते हैं, वो समझने को तैयार ही नहीं होते हैं। तो वो सामने से शरीर की इन प्रकृतियों को रोक रहे हैं। अब पित्त का स्थान कहाँ पर है, कफ का स्थान कहाँ पर है, वायु का स्थान पूरे शरीर में, सिर से लेकर पैर तक।
लेकिन पित्त का स्थान जो है वो सिर्फ लीवर से स्टमक तक है, गॉल ब्लैडर में है, फिर वो आगे बढ़कर जब स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाएगा फैल जाएगा, फिर वो ब्लड में आ जाएगा साहब। अब ये पित्त आपका अगर ब्लड में आकर मिक्स हो गया, समझे कि नहीं, तो आपको फिर इचिंग शुरू हो जाएगी, खुजली शुरू हो जाएगी, चमड़ी के रोग, स्किन डिजीज शुरू हो जाएंगे। तो सिम्टम्स कैसे पहचाने हम? पहचानना बहुत जरूरी है। आपको शरीर की लैंग्वेज समझिए। वायु तो ऊपर से निकले या नीचे से निकले तो लोग पहचान जाएंगे, लेकिन पित्त तो ब्लड में आ गया। आप सुबह उठ करके यूरिन पास करने के लिए जाते हो तो एक कांच के ग्लास में अपना यूरिन लेकर के देख लो, अब कितने परसेंटेज येलो हो रहा है। इज इट जस्ट लाइक द टर्मरिक वाटर कलर? क्या वो हल्दी के पानी जैसा कलर है? अगर आपको समझ में आ जाए तो जल्दी समझ जाओ। तो आपको ये देखने से शरीर की लैंग्वेज समझिए। आखिर शरीर में जो जाएगा वो शरीर से बाहर निकलेगा, तब अपने सिम्टम्स बताएगा सब। तो यूरिन के अंदर इतना येलो कलर आ गया, अब तो समझ जाओ भाई साहब अब क्या खा रहे हो, कैसा खा रहे हो। बिना कारण अपने ही हाथों से अपना शरीर बिगाड़ रहे हो। हमारा ये जो क्लासेस चालू करने का जो इंटेंशन है, उद्देश्य है, जैन फाउंडेशन वालों ने ये जो क्लास चालू की है, सब्जेक्ट इसको तो मतलब ओनली फॉर सेल्फ मेडिकेशन के लिए है। अब मेडिकेशन भी आप अच्छी तरह से करो, अंडरस्टैंड योर फिजिकल लैंग्वेज, अंडरस्टैंड द लैंग्वेज, द सिम्टम्स ऑफ योर बॉडी, शरीर को पहचानने के लिए है। और सेल्फ डॉक्टर बनने के लिए हम सोचेंगे कि इस क्लास के अंदर हाउ टू चेंज अवर लाइफस्टाइल, हाउ टू चेंज अवर फूड स्टाइल, हाउ कैन डायग्नोस अवर ओन सेल्फ एंड हाउ कैन आई ट्रीट माई सेल्फ। बस ये हमारा उद्देश्य है। इन 4 उद्देश्यों को लेकर के इस क्लास के अंदर हमको सीखना है, समझना है। क्योंकि अब आजकल क्या है, जो हमारा खुराक है उसके से भी ज्यादा तो हम दवाइयां खा रहे हैं सब। किचन के खर्च से 10 गुना तो मेडिकल का खर्च बन गया है, डॉक्टरों और दवाइयों का खर्च बन गया है। ऐसे परिवार समझदार परिवार नहीं है, ऐसे व्यक्ति सज्जन समझदार नहीं है जिनका कमाया हुआ पैसा, मेहनत मजदूरी का पैसा अपने खुद के पेट के लिए काम न आए और मात्र डॉक्टर और दवाइयों में लगता रहे, तो ये अच्छे लक्षण नहीं है, ये स्वस्थ परिवार के लक्षण नहीं है साहब, ये बीमारियों के घर वाले हैं साहब। अब आजकल तो बड़े बड़े व्यापारियों ने डॉक्टर को भी अपने बिल्कुल पार्टनर बना दिया है साहब। पार्टनर मतलब आप समझ गए कि मैं जितना 1 रुपया कमाता हूं तो 4 आना तो मेरे डॉक्टर मेरे पार्टनर ही समझ लो। मुझे 4 आना तो डॉक्टर के लिए कमाना ही पड़ेगा। अब मैं जाऊं, मेरे बेटे जाए, मेरी पत्नी जाए, मेरी बहू जाए सब, अब डॉक्टर के यहाँ हमारा अकाउंट बुक चलता है, जाओ अपने खाते में लिखा दें। अब डॉक्टर कुछ भी लिखे, कितना भी लिखे, जो लिखे, हमको हर महीने हम चेक दे देते हैं, पेमेंट कर देते हैं, डॉक्टर के यहाँ पर हमारा अकाउंट चलता रहे। ये अच्छी शोभा है आपकी? कृपया ऐसी चीजों को प्रेस्टीज पॉइंट मत बनाइए, समाज में ये आपकी शोभा नहीं है। महिलाएं जब एक दूसरे से मिलती हैं तो बातें करती है, सब कहती है हम तो हमें तो आज आ डॉक्टर पास गया था, नहीं डॉक्टरे तो 2,500 ने तो पहला फीस ली थी, પછી પ્રિસ્ક્રિપ્શન લખ્યું, પછી ચેકઅપ કર્યું, પછી આમ કર્યું, પછી તેમ કર્યું। ये आपकी शोभा नहीं है, ये आपके लिए अच्छा भी नहीं है, उचित भी नहीं है साहब। तो पहले ये आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि अब शरीर जो है कैसी बीमारियां लेकर आता है। क्या ये शरीर हमारे हेरिडिटिकल डिजीज लेकर आया है या हमने अपने कर्मानुसार भी रोग बनाए हैं साहब? ये भी एक डिवीजन हमको समझना पड़ेगा साहब। जब ये आपको समझ में नहीं आए तब यहाँ पर कर्मानुसारी रोग ऐसा भी विषय है।
अब ये कर्मानुसारी रोग बीमारियां जो है, अब वहां आपके हाथ में बाजी नहीं रहती है, क्योंकि हम अशाखा वेदनीय कर्म की प्रकृतियों में अब जन्म जात क्या लेकर के आए हैं साहब। कोई जन्म से ही आंख के नंबर लेकर आए, कोई जन्म से ही कान कमजोर लेकर आए, कोई जन्म से दिमाग कमजोर लेकर आए, कोई जन्म से मेमोरी वीक लेकर आए। तो उसमें जन्म से लेकर आया तो माँ के कारण है या फादर के कारण है, ऐसा नहीं है, वो अपने कर्मानुसार भी तो लेके आए। तो कई रोग कर्मानुसारी है, उनके अंदर हमको साध्य असाध्य कैसे हैं वो भी स्टडी करनी पड़ती है ऐसा। अब कई लोग जो है कर्मानुसारी हो या न भी हो, लेकिन वो अगर हेरिडिटिकल हो, सब जाएगा, अगर ये हमको जिसको हम कहते हैं आनुवंशिक अगर कहते हो आप, ये कुछ रोग जो है वो आनुवंशिक हो, तब माता के कारण पुत्र को भुगतना पड़ता है, दादा के कारण पुत्र को भुगतना पड़ता है, पिता के कारण उनके जीन्स में आते हैं। अस्थमा है, ऐसी चीज है कि जो जीन्स में अगर साथ में आई है तो आपको भुगतना पड़ेगा, समझे कि नहीं। फादर के कारण या फोर फादर के कारण आए, अब जो जिनके कारण जिस तरह से आए तब भुगतना बहुत भारी पड़ जाता है, सोचिए आप, समझे कि नहीं। लेकिन ऐसा होता है। अब कई रोग हमारी मूर्खता के कारण हो रहे हैं, कुछ गलत निमित्तों से हो रहे हैं, खान पान के गलत तरीकों से हो रहे हैं, कई रोग हमारी जो है अज्ञानता के कारण बढ़ रहे हैं, कई रोग विरुद्ध आहार के कारण बढ़ रहे हैं, ऐसे बहुत से कारण हैं, बहुत से कारण। लेकिन आज क्या हुआ है, लोगों को कारण ढूंढने की भी इतनी समझदारी नहीं है, कारण भी समझना नहीं चाहते हैं, बस वो तो एक ही बात कहते हैं, आप जल्दी ट्रीट करो भाई साहब, जल्दी ट्रीट करो, आप जल्दी दबा दो। तो कौन कौन सी पैथियां हैं, किन किन पैथियों ने किस किस प्रकार की ट्रीटमेंट जो बताई है, कौन रोगों के कारण को अच्छी तरह से समझाते हैं, और कौन जो है कारण को न समझाते हुए सिम्टम्स को समझ करके ही ट्रीटमेंट करना चाहते हैं। बहुत प्रकार होते हैं, अनेक प्रकार है। तो हमारी गलतियां क्या रही, किन गलतियों के कारण हमको ये बीमारियां आई। माँ की गलती के कारण बच्चों के पेट में वंश पड़ जाते हैं। जब माँ अपना दूध पिलाती है तब तो शक्कर का प्रश्न नहीं आता है, तब तो बच्चा कभी नहीं कहता है कि माँ नहीं पीऊंगा, दूध मीठा नहीं है, दूध मीठा नहीं है, कभी नहीं बोलता है, बच्चा पीता रहता है। लेकिन माँ जैसे ही अपना दूध छुड़ा करके बाहर का दूध देना शुरू करती है, तुरंत शक्कर डाल देती है। अब बच्चे को तो पता ही नहीं है, जब माँ का दूध पिया था तो शक्कर की बात ही बीच में नहीं थी, कभी नहीं थी, बच्चे ने कभी नहीं बोला शक्कर डाल। लेकिन जैसे ही माँ ने शक्कर डाल के पिलाना शुरू किया, अब वो बच्चे की मेमोरी में चला गया। अब मेमोरी में उसको जो है मति ज्ञान जिसको बोलते हैं, अब वो मेमोरी में जब सेट हो गया, दूध मीठा, दूध मीठा, दूध मीठा, अब उसके दिमाग के अंदर फिट हो गया। अब फिर उसको जो है मम्मी अब बिना शक्कर का दूध दे दे तो फिर तो देख लो वो पिएगा ही नहीं, फेंक देगा, लेकिन नहीं पिएगा। ये गलती माँ कर रही है साहब। माँ ये सोचती है कि मीठा देख करके बाहर का पीने लग जाएगा तो मेरा दूध जल्दी छोड़ देगा साहब। क्यों गलती करते हैं माँ ऐसी, क्यों ऐसी गलती करते हैं? नहीं, ये बात बहुत गलत है। माँ को चाहिए, जन्म दिया है तो बालक के 100 साल की जिंदगी का बेसिक फाउंडेशन वो प्राथमिक 2-3 साल पर ही है, तो माँ को तो 2-3 साल अपना दूध पिलाना चाहिए। बच्चों को ऐसे छुड़ाना भी गलत है, ये समझना चाहिए। अब अगर आनुवंशिकता है किस रोगों की तो जरूर आएंगे साहब। अब जो है माँ बाप ने क्या गलतियां की है, दादा दादी ने क्या गलतियां की है, वो कैसे रोग अपने शरीर में ला रहे हैं, और वो अपने आने वाली नेक्स्ट जनरेशन को गिफ्ट में कैसे रोग जन्म से दे रहे हैं। और फिर आजकल की पैथियों में जो है अब उनको पता नहीं है और वो किस रोगों के भुक्त बन जाते हैं साहब। अगर आपको बचपन से किसी डॉक्टर ने पंप पकड़ा दिया
हाँ जी आपको अस्थमा है, आपको तो पंप ले और पंप लेकर चलाओ, तो समझ लो फिर वो रोग जिंदगी में नहीं मिटेगा, लाइफ में कभी नहीं जाएगा। ऐसी गलती मत करिए आप कैसे भी करें कि उस रोग के लक्षणों को समझने की कोशिश करिए और फिर लोग के लक्षणों को समझ करके सही ढंग से उसके कारण का निवारण करना ज्यादा अधिक। ये पहला हमारा उद्देश्य क्या होगा यहाँ पर, तो सबसे पहले एक सूत्र आप लिख लीजिए। हम ये समझने जाएंगे इसका कारण, तो रीजन जो है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड एनी टाइप ऑफ डिजीज। तो यहाँ पर कारण अगर आप समझ जाएंगे तो यहाँ पर कह रहे हैं कारण निवारण। ये जो लैंग्वेज यहाँ पर है ये फॉर्मूला है, ध्यान रखें आप इसी को समझ करें। हाँ जी बरोबर ख्याल आ रहा है आपको। छोटा क्यों कर दिया? हाँ जी, कारण निवारण में वो उपचारम। पढ़िए विपुल जी, एक बार पढ़ के दिखाइए। कारण निवारण मेवोपचारम। हाँ जी, अब ये बहुत अच्छी बात है नंबर 1 पर। अब कारण क्या है, पहले अगर आपने क्या कारण है रोग का, इतना अगर आपने समझ लिया, रोग के कारण आपको समझ में आ गए, तो पहले आपको दवाई नहीं करनी है, कारण का निवारण करना है। हाउ टू अवॉइड द रीजंस ऑफ एनी टाइप ऑफ डिजीज। और पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट नो दैट व्हाई आई एम सफरिंग फ्रॉम दिस टाइप ऑफ डिजीज। सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस। क्या कारण है, क्या कारण है, किस कारण से मैं इस रोग से ग्रस्त हो चुका हूं। तो पहले अपने कारण को समझ लो, अब उस कारण का निवारण करो आप। और निवारण करने के बाद ये शब्द है इसका उपचार। तो ये क्या है, ये ट्रीटमेंट है समझे के। अब ये ट्रीटमेंट के अंदर आया। रेखा जैन, रेखा जैन आप अनम्यूट करके अपना प्रश्न पूछिए। साहब जी, जैसे आपने ये 3 उंगली से नाड़ी चेक करने के लिए बताया, तो हमें पता कैसे चलेगा कि मुझे प्रॉब्लम कफ की है, पित्त की है या वात की? ये नाड़ी से चेक कैसे किया जा सके? अब आप नाड़ी वैद्य बनेंगे ना तब पता चलेगा। आपको एक साल तक स्टडी करते रहना पड़ेगा धीरे धीरे। बहुत बड़ा शास्त्र है ना ये भी, तो मैंने आपको एक शास्त्र है और आयुर्वेद के हिसाब से धीरे धीरे स्टडी करेंगे तो कल वो भी समझेंगे। जी, शिल्पा जी आप अपना प्रश्न पूछिए। शिल्पा जी। મતે મંદાની સાહેબજી, અસ્થમા માટે જાણવું હતું, આગળ બતાવવાની કૃપા કરજો ને, કારણ કે પંપ લેવાઈ ગયું છે ને એના માટે। पंप उसकी ट्रीटमेंट नहीं है, ये हम समझेंगे आगे तभी ख्याल आएगा ना। पंप जो है उसके लिए सही तरीका नहीं है। जी साहब जी, धन्यवाद। लेने ही वाले हैं, वो तो आएगी बात। हाँ जिनेंद्र जी, हाँ अनम्यूट कीजिए। हाँ अभी अनम्यूट कर दिया। ये वात, पित्त और कफ, तो एसिडिटी मतलब वात होता है, एसिडिटी खट्टा। पित्त होता है, पित्त प्रकोप। पित्त प्रकोप मतलब खट्टा। पित्त प्रकोप मतलब पित्त का प्रकोप, एसिडिटी अंग्रेजी में एसिडिटी कहते हैं। अच्छा ओके। और ये वात का स्वाद कैसा होता है? होता है तो इसको वात प्रकोप कहते हैं, वायु के गैस्ट्रिक प्रॉब्लम। और जो अपना को कफ आता है हमेशा, वो कफ नॉर्मल कफ एंड कोल्ड जो होते हैं, सर्दी मतलब उसका प्रमाण मतलब मालूम पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू।
थैंक यू, थैंक यू। जी, और किसी के भी प्रश्न हो तो आप हैंड रेज कीजिए, अगर किसी के प्रश्न है। चलिए, हमारा प्रश्न यही समाप्त होता है। हाँ चलो, पेनल जी मेहता अनम्यूट कीजिए। हेलो, हाँ, वी गांधी लिखा हुआ है जिनको प्रश्न है। हेलो। हाँ बोलिए, आवाज आ रही है। हाँ, मतेन मंदानी साहब जी। साहब जी, मैं ये क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। मैंने जब मेरी बीमारी के बारे में डॉक्टर को पूछा कि उसका कारण क्या है, तो उन्होंने बोला आपका कोई कारण ही नहीं है। देखिए, तो उसका एलोपैथी के डॉक्टरों की पॉलिसी हाँ है, वो कारण जल्दी बताते नहीं है। उनके लिए तो सब इन्वेस्टिगेशन ही मुख्य होता है। वो बोलते हैं आपको क्या करना है, आपको दवाई लेनी है ना, दवाई खाओ ना, दवाई खाते रहो। वो हाँ, वैसे ही बोलते हैं। दवाई देते रहेंगे। आयुर्वेद शास्त्र तो ऐसा नहीं बोलता है। आयुर्वेद शास्त्र में आपको वात पित्त कफ के रोगों को, इनके कारण को समझेंगे, कहाँ गए हैं तो समझेंगे तो ही काम होगा ना। हाँ, वी गांधी। बिल्कुल, कारण लोगों के लिए कारण अनिवार्य रूप से होता है। बिना कारण के ऐसे तो रोग होते नहीं है। कहीं हमारी गलतियां तो बीच में आती हैं। जी पूछिए प्रश्न, वी गांधी जी, आप नाम आ रहा है वी गांधी। चलिए, चले गए हम। हाँ, पूछिए प्रश्न। चलिए, कोई नहीं है। हाँ, मैं अनम्यूट नहीं कर पा रही थी। ओके। मतेन वंदामी साहब जी, खाली एक शेर करવું તો કોઈએ જે પૂછ્યું ને નાકમાં પેલું પંપ લે છે, so there was a very good experience कि आयुर्वेद डॉक्टर ने वो पंप छुड़वा के खाली नाक में घी डालने को बोला था, उनको आज तक तकलीफ नहीं है। so just wanted to share वो जो बहन ने बोला था ना, उसके बारे में। हाँ, खाली बहुत अच्छा नाक किया। में दिन में 2-3 बार, वो ड्राइनेस की वजह से होता है, तो गाय का घी शुद्ध नाक में लगाने से, अपनी उंगली लगाने से बहुत फर्क पड़ा है। सो वन कैन जस्ट ट्राई आउट, इट्स वेरी सेफ। अलग बात है, उसके लिए अणु तेल आता है जो है, उसके लिए जो है सरबिंदु तेल है, नस्य प्रयोग है, नासिका प्रयोग है, नासिका के तेल है। किस प्रकार की बीमारी है, किसमें घी काम का है, खाली अंगुली से लगा देने से काम नहीं चलेगा, ड्रॉप्स डालने पड़ेंगे। फिर किसके ड्रॉप, वो तो बाकी हम समझने ही वाले, स्टडी करने ही वाले हैं ना, वो तो चलेगा सब। आपने अपनी तरफ से जो है एक बात सुन ली, किसी ने बोल दिया, आपने कह दिया, लेकिन सबकी कंडीशन अलग अलग होती है, समझ के बताएंगे। ओके, तो यही हमारे प्रश्नों का सिलसिला समाप्त होता है। अब किसी के प्रश्न नहीं है महाराज साहब। जी, मैं प्रार्थना कर लेता हूँ। जी, आप सब लोग भी सुनेंगे, फिर तो नेक्स्ट टाइम से साथ में करेंगे तो ज्यादा अच्छा है। कित्य वंदीय मैया जे लोग उत्तमा सिद्धा, आरोग्य वो लाभम समाधि वरमुत्तमं बिंदु। इस लोक में जो उत्तम कक्षा के सिद्ध हुए हैं, उनका मैं कीर्तन स्मरण वंदन पूजन करता हूँ। से मुझे आरोग्य का लाभ, श्रेष्ठ समाधि का लाभ और सम्यक दर्शन बोधि लाभ प्राप्त हो। सर्वे भी संतु सुखिनः, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। सभी जीव सुखी हो, सभी जीव निरोगी बनो, सभी कल्याण को प्राप्त हो, कोई भी जीव दुखी न हो।
नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोहे सर्वसाधनं हे सुपंच नमोकार सर्वपापप्रणशनं मंगलाणं च संवेशं परमं हवै मंगलम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलिभद्राद्य जैन धर्मोस्तु मंगलम चत्तारि मंगलम अलिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम चत्तारि लोकोत्तम अरिहंता लोकोत्तम सिद्धालो उत्तम साहुलो उत्तम केवली पन्नतो धम्मो लो उत्तम चत्तारि शरणं पवजामि अरिहन्ते शरणं पवजामि सिद्धे शरणं पवजामि साहु शरणं पवजामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवजामि सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शान्तिः।